हेलो बच्चों, सबसे पहले बच्चों वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन +1 साइंस। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का सिलेबस आप लोगों का। +1 के केमिस्ट्री के सिलेबस में टोटल 14 यूनिट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहला यूनिट जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है, यूनिट का जो नाम है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जैसा कि चैप्टर का नाम है बच्चों सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में केमिस्ट्री की कुछ एक बेसिक सी चीजें आप लोगों को करवाई जाएंगी जो कि आप लोगों को आनी बहुत जरूरी है आगे के सिलेबस को समझने के लिए। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ एक बेसिक सी डेफिनेशंस आती हैं। जैसे डेफिनेशन आ जाती है बच्चों एटम की, मॉलिक्यूल की, मैटर के बारे में कुछ एक सिंपल सी चीज़ें बताई गई हैं। कंपाउंड क्या होता है, मैटर क्या होता है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें जो आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ी हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं रिपीट नहीं कर रहा, वो आप लोग अपनी किताब से आराम से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। अगर उन चीज़ों में भी आप लोगों को डाउट आता है तो वो डाउट आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हाँ जी बच्चों, एक नोटबुक लगाओ, आप लोग नोट्स मेंटेन करने हैं सभी बच्चों को। +1 साइंस सभी बच्चों के नोट्स मेंटेन होने चाहिए। मैं चेक करूंगा जब आप लोग स्कूल में आओगे कि सभी बच्चों के नोट्स मेंटेन हैं या नहीं है। ठीक है जी बच्चों, तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक का नाम है बच्चों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशंस, हाँ जी बच्चों, केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज हम लोगों को पढ़ने हैं। अच्छा, ये कौन से लॉज होंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस? ये वो लॉज होंगे जिनके अंडर जितनी भी केमिकल हमारी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है। जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज। जितनी हमारी केमिकल रिएक्शंस होंगी उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज। तो इनको क्या बोला जाता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो सीधी सी बात मैं क्या बोल सकता हूँ कि लॉज अंडर विच द स्टडी ऑफ chemical reactions takes place. The study of chemical reactions takes place is या लिख लो are called laws of chemical combinations. Laws of chemical कॉम्बिनेशंस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। क्या कहता है कि जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होंगे, जितनी भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, उनको जिन लॉज की हेल्प से पढ़ा जाएगा उनको बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इनमें सबसे पहला लॉ जो हम लोगों को पढ़ना होता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पता है ना, पढ़ा है 9th 10th में आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सिंपल है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आज की वीडियो में पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिटेल में। देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या कहता है? ये कह रहा है भाई, डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, हेडिंग डालो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लो जी, सबसे पहला जो लॉ हम लोगों को पढ़ना है, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हम लोगों को 5 लॉज पढ़ने हैं।
जिनमें से एक लो पिछले साल सिलेबस में नहीं था, देखते हैं आपकी बात सिलेबस में है या नहीं है। तो सबसे पहला लॉ जो पढ़ना है बच्चों हम लोगों को वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बड़ा सिंपल लॉ है। एक जो डेफिनेशन हम लोगों ने रटी होती है 9th-10th क्लास में, बड़ी रटवाई जाती है बच्चों को कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास को ना तो बनाया जा सकता, ना हम लोग मास को खत्म कर सकते। हमारे हाथ में नहीं है कि हम मास को बना दें या हम मास को खत्म कर दें। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास हमेशा कंजर्व रहेगा, मास कभी भी खत्म नहीं हो सकता, मैटर कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मैटर को मैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं मैटर को खत्म नहीं कर सकता, ना ही मैं मैटर को बना सकता। मैटर बनाऊंगा तो किसी और चीज से बनाऊंगा, किसी और मैटर से बनाऊंगा। अब ये नहीं है कि यूं चुटकी बजाई और मैटर बन गया, ये नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटर अपने आप बनाया नहीं जा सकता, हम लोग नहीं मैटर को बना सकते। मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या बोला जाता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed। ना तो मैं मैटर को बना सकता हूँ और ना ही मैं मैटर को खत्म कर सकता हूँ। ये मेरे बस में नहीं है, प्रभु परमात्मा के बस की बात है ना। ना तो मैटर को बना सकते, ना मैटर को खत्म कर सकते हैं। या इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड लैंग्वेज में बोलूं या थोड़ी सी और मॉडिफाइड इसकी डेफिनेशन बोलूं तो देखो, जो डेफिनेशन अभी आप लोग पढ़ोगे 11वीं कक्षा में, उसमें क्या बोला जाता है बच्चों कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, the total mass of the reactants will be equal to the total mass of products। लो भाई बच्चों, अब देखो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे, जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, उन सभी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के दौरान देखो हमारी जितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कोई रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मैं कहता हूं कि मानो रिएक्टेंट ए और बी थे, आपस में कंबाइन किए और किसी प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट हो गए। यहां दो तरीके के चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, या तो फिजिकल चेंज हो जाए। फिजिकल चेंज कौन सा होगा, फिजिकल चेंज होने का मतलब है कि रिएक्टेंट की स्टेट चेंज हो जाएगी। रिएक्टेंट सॉलिड में था, लिक्विड में चला गया। रिएक्टेंट गैस में था, रिएक्टेंट लिक्विड में चला गया। तो कहता हूं कि ये सॉलिड में था, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। या ये लिक्विड में था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। या ये सॉलिड में था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोला जाता है स्टेट का चेंज होना। और स्टेट को चेंज होना बेसिकली क्या है, फिजिकल चेंज। अगर कोई फिजिकल चेंज हो जाए या कोई केमिकल चेंज हो जाए। अब केमिकल चेंज क्या होता है सर, ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप लोगों को डिटेल में समझाता हूं अभी इसके बाद, इस डेफिनेशन के बाद। तो कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी अगर फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है, तो टोटल मास जो होगा रिएक्टेंट्स का, अगर मैंने रिएक्टेंट मानो यहाँ पे 100 ग्राम लिया है, तो प्रोडक्ट का मास मेरे को 100 ग्राम मिलना चाहिए। ये कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मैंने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है, देन 100 ग्राम प्रोडक्ट मेरे को मिलना ही चाहिए। ठीक है जी, ये कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। तो अब देखो ध्यान से, पहले फिजिकल और केमिकल चेंज समझो क्या कह रहा है।
एग्जांपल से भी क्लियर करता हूँ मैं इस बात को कि क्या बोलना चाह रहा है ये। देखो मैं कहता हूँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल चेंज की। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले फिजिकल चेंज की कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होंगे जहां पे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे अभी बताया मैंने कि सॉलिड था लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट मानो सॉलिड था प्रोडक्ट लिक्विड आ गया, रिएक्टेंट मानो लिक्विड था प्रोडक्ट गैस आ गया, रिएक्टेंट मानो सॉलिड था प्रोडक्ट क्या आ गया, गैस आ गया। सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, सब्लिमेशन। चलो ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होगा? फिजिकल चेंज ये है कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट का चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देके क्लियर करता हूं बच्चों। मैं कहता हूं कि मैंने कोई फ्लास्क ली, इस फ्लास्क के अंदर मानो मैंने यहाँ पे आइस के कुछ पीसेस ले लिए, और तो बच्चों इस आइस का जो मैंने मास लिया, या मैंने आइस ले ली, आइस का मास मैं कहता हूँ कि मानो मैंने 100 ग्राम आइस ले ली, 100 ग्राम आइस ले ली। इस फ्लास्क को मैंने ऊपर से बंद कर दिया, स्टॉपर लगा के आइस को मैंने ऊपर से बंद किया हुआ, सॉरी फ्लास्क को मैंने ऊपर से बंद किया हुआ है। मैं क्या कहता हूँ कि मैंने इसको हीट करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ बर्नर। मैंने इस फ्लास्क को हीट करना शुरू किया। अब मेरे पास आइस पड़ी थी बच्चों, आइस कौन सी फॉर्म में थी? सॉलिड फॉर्म में। कितने ग्राम था? 100 ग्राम। हीट करना शुरू किया, हीट करूंगा तो वेपोराइजेशन होना शुरू होगा। जो सॉलिड है वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा? वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा। वेपर्स जाएंगे फ्लास्क के सरफेस के साथ टकराएंगे, कंडेंस होके नीचे आएंगे, कंडेंस होके अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये चेंज हो जाता है यहाँ से वाटर में, और वाटर कौन सी फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये खास बात है कि अगर मैंने 100 ग्राम आइस लिया है, 100 ग्राम आइस लिया है, तो वाटर भी मेरे को यहाँ कितना मिलेगा? 100 ग्राम। ये कंडीशन किसमें है? इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अगर मैं क्लोज्ड कंटेनर ले रहा हूँ, क्लोज्ड कंटेनर में मैंने 100 ग्राम आइस को हीट किया जो कि सॉलिड फॉर्म में पड़ी थी, वो 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गई। केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, ये ध्यान रखना। फिजिकल चेंज के दौरान केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ आइस का केमिकल फॉर्मूला H2O सॉलिड, यहाँ वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O लिक्विड। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द केमिकल फॉर्मूला। H2O सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? H2O लिक्विड में। बस जितना मैंने आइस का अमाउंट लिया था उतना ही मेरे पास वाटर का अमाउंट मिलेगा आफ्टर हीटिंग। किसी क्लोज कंटेनर के अंदर मैंने 100 ग्राम ऑफ आइस को हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये फिजिकल चेंज हुआ। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ लग रहा है कि जितने ग्राम मेरे पास, जितना मास मेरे पास, जितना अमाउंट मेरे पास रिएक्टेंट का था, उतना ही अमाउंट मेरे को किसका मिल रहा है? प्रोडक्ट का मिल रहा है। तो इसको बोला जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिजिकल चेंज के दौरान। फिजिकल चेंज यहाँ पे हो रहा है और फिजिकल चेंज के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट सेम मिल रहा है मेरे को, तो इसको बोला जाएगा बच्चों फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज फिजिकल स्टेट का चेंज हो जाना। केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर मैं सिर्फ फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूँ, ये केस भी आगे बताऊंगा कि सर अगर मैं फ्लास्क को ओपन छोड़ देता तो क्या हो जाता, क्या वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगता, बताऊंगा आगे। अभी फिलहाल के लिए इस चीज को ऐसे ही समझो, इसके बाद केमिकल चेंज समझाता हूँ और वहां पे इस चीज को क्लियर करता हूँ। अब अगर मैं केमिकल चेंज ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने कोई केमिकल चेंज करना है, सेकंड जो चेंज है दैट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान क्या होगा? केमिकल चेंज के दौरान केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। साथ में फिजिकल चेंज होने की पॉसिबिलिटी भी है, साथ में फिजिकल चेंज भी हो सकता है। जैसे क्या कर रहा हूँ मैं कि मानो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब ले ली और इस टेस्ट ट्यूब को मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया, इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर से क्लोज कर दिया। क्लोज बाद में करेंगे, पहले इसके अंदर कंपाउंड डालेंगे। कंपाउंड डाल दिया, मानो मैंने इसके अंदर कंपाउंड ले लिया बच्चों HGO। अब ये HGO का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बच्चों मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरी प्लस 2 में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इक लगेगा नाम के पीछे, बताऊंगा ये सब चीजें आगे आएंगी। मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब मर्क्यूरी ऑक्साइड को अगर मैं हीट करता हूं, अच्छा यहाँ पे हीट लिख देना कोई बच्चों, लो हीट लिख देना। मर्क्यूरी ऑक्साइड, अगर मैंने मर्क्यूरी ऑक्साइड को टेस्ट ट्यूब में लिया,
उस एस ट्यूब को मैंने ऊपर से स्टॉपर लगा के उसको बंद कर दिया और अब क्या करना हूं, मैं इस मरकरी ऑक्साइड को हीट करना शुरू करता हूं। मरकरी ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में लिया बंधुओं, हीट किया तो ये डिकम्पोज हो जाएगा मरकरी लिक्विड में। मरकरी बोले तो पारा, मतलब पारा। मरकरी किस में कन्वर्ट, ये मरकरी ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी लिक्विड में, और साथ में ऑक्सीजन गैस वहां से बाहर निकलनी शुरू होगी। अब बैलेंस करना भाई रिएक्शन को 10वीं कक्षा में सीखा आप लोगों ने बैलेंसिंग। एक मरकरी है, एक मरकरी है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम बनाने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब देखो जरा, ये केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल फार्मूला चेंज हो गया है रिएक्टेंट का, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मरकरी ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, मरकरी में और ऑक्सीजन में। क्या साथ में फिजिकल चेंज भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यह केमिकल चेंज के दौरान साथ में फिजिकल चेंज भी हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था अगर हम लोग, यहाँ पे सिर्फ हो रहा था फिजिकल चेंज, यहाँ हो रहा था सिर्फ फिजिकल चेंज। लेकिन यहाँ से यहाँ जाते हुए साथ में क्या हो गया बच्चों, केमिकल चेंज, है ना, ठीक है, ये केमिकल चेंज हुआ। अब अगर अमाउंट की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मानो मैंने 100 ग्राम ले लिया तो लगभग 90 ग्राम के आसपास तो ये बनता है, अंदाजे से लिखूं मैं अमाउंट, लगभग 92 ग्राम के पास जाता है। 92.4 पता नहीं 92.6 ग्राम कुछ ऐसे बनता है, बच्चा एग्जैक्टली अमाउंट में कोई ध्यान नहीं है। ये 7.4 ग्राम के आसपास बनता है। देख लो दोनों का टोटल सम 100 के बराबर जाना चाहिए। ये देखो, ये कहता हूँ 92.6 7.4 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अमाउंट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस एक आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि अगर मानो 100 ग्राम मैंने यहाँ दिया तो यहाँ कितना होगा, 92.6 ग्राम, लगभग 92.6 ग्राम क्या बनेगा, मरकरी लिक्विड बनेगा, और बाकी 7.4 ग्राम ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया था, 100 ग्राम ही मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा। ये केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ जाते हुए, केमिकल फॉर्मूले में चेंज हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज। तो यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या है, सेम है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा कि फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट चेंज होगी, केमिकल चेंज में केमिकल फार्मूला ही चेंज हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, साथ में फिजिकल चेंज होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है वहां, ठीक है जी बच्चों। अब देखो थोड़े से टाइम बाद क्या प्रॉब्लम आई इस फ्लो में। जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि हम लोगों ने कुछ एक ऐसी रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया जहां पे प्रोडक्ट का जो मास था वो कम आ रहा था एज कंपेयर टू मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोल रहा हूं बच्चों, में ध्यान से सुनो कि हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ एक रिएक्शंस ऐसी आ रही थी, खास करके जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं हमारी। न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, जिस भी क्लास में पढ़ा है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हमारी होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रिएक्टेंट का जो मैं मास लेके चल रहा था और जो प्रोडक्ट का मास आ रहा था, उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। प्रोडक्ट का जो मास है वो कम आ रहा था रिएक्टेंट के मास से ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस भी होंगी जिनमें प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के कंपैरिजन में कम आ रहा था। हम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी तो वो मास गया था। न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के कंपैरिजन में कम आ रहा था। कि रिएक्टेंट अगर मानो मैंने 100 ग्राम लिया है और ये मेरे को 95 ग्राम मिल रहा है प्रोडक्ट, तो भाई 5 ग्राम कहाँ गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास खत्म। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज किया गया जो आप लोगों ने पढ़ी है, E is equal to mc²। पढ़ी है ना, E is equal to mc²। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ 100 ग्राम लिया ना और ये मेरे पास कितना आ गया, 95 ग्राम आया, तो बाकी का जो 5 ग्राम बचा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एनर्जी में। ये कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, बिकॉज़ मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। तो देखो हो क्या है, डेफिनेशन के स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैटर को मैंने एनर्जी के एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है ना। अब 100 ग्राम था, वो रहेगा 100 का 100 ग्राम ही, पर जिसमें से 95 ग्राम तो एज इट इज मेरे को मैटर की फॉर्म में ही मिल गया, लेकिन 5 ग्राम एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस लॉ को मॉडिफाई किया गया और इस लॉ को एक नया नाम दिया गया, जिसको बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इस लॉ को मॉडिफाई किया गया, उसको एक नया नाम दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, बिकॉज मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। ये चीज लिखवाऊं, देखो नोट डाल के लिखो बच्चों। ये चीज मैं कहता हूं कि during some chemical reactions we observe that during some chemical reactions, कुछ एक chemical reactions के दौरान हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, during some chemical reactions स्पेशली इन केस ऑफ, जैसे मैं अभी बोल रहा था आप लोगों को, स्पेशली इन केस ऑफ which reactions बच्चों, in case of nuclear reactions we observe that mass of product was less as compared to mass of reactants, but we was observing, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोडक्ट का मास है वो कम आ रहा था एज कम्पेयर टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में प्रोडक्ट का मास कम आ रहा था कुछ एक केमिकल रिएक्शंस में। तो मास गया कहाँ, where was the mass lost, मास कहाँ गुम हो गया, वो गुम नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है बच्चों, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ रखी है, वो क्या कहती है, E is equal to mc square. Mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. According to Einstein equation, mass and energy are interconvertible. मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। सो द जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको मॉडिफाई किया गया और उसको एक नया नाम दिया गया बच्चों। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was modified and given a name, क्या नाम दिया बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो ये कह रहे हैं कि जो मास है वो कहीं गुम नहीं हो गया, वो कहीं खत्म नहीं हो गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मास और एनर्जी कंजर्व रहेंगे हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जितना मास लिया है ये हो सकता है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि बच्चों, अगर मैं फ्लास्क ले लेता हूं, ये फ्लास्क ली मैंने, है ना। अब इस फ्लास्क में मैंने 100 ग्राम आइस ले लिया था, 100 ग्राम मैंने आइस ली कि सर मैं इस फ्लास्क को ओपन छोड़ देता हूं, छोड़ दो फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं हीट करता हूं तो क्या चक्कर हुआ, हीट करने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट हुई आइस वेपर्स में कन्वर्ट हुई आइस। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि सपोज करो इस 100 ग्राम में से मेरे को 30 ग्राम तो यहाँ पे वाटर मिल गया, 30 ग्राम तो मेरे को वाटर मिल गया लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जो बाकी 70 ग्राम था वो मेरे को नहीं मिला। वो कहाँ गया, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, फ्लास्क से बाहर निकल गया। तो जो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, रहेगा कंजर्व कहीं ना कहीं, खत्म नहीं होगा। जो मास था वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कंजर्व हो गया। ठीक है जी, मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मास और एनर्जी कंजर्व रहेंगे।
ठीक है जी बच्चों, तो इस लॉ को बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये बात क्लियर है अब आप लोगों को बच्चों? ठीक है, ये था कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाता हूँ, देखो ट्राई करना आप लोग। इसके न्यूमेरिकल बड़े आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा लॉ है, पढ़ा है आप लोगों ने 9th 10th में, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि थोड़ा सा 9th 10th का ही काम है, आप लोगों को इतना टिपिकल नहीं लगेगा, टिपिकल लगेगा भी नहीं, बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में, घबराओ नहीं, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। देखो मैं बात करता हूँ एक न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल को समझो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट है बच्चों, ये कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद, ये कह रहा है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 will react with 5.85 gram of sodium chloride, 5.85 gram of sodium chloride NaCl, sodium chloride, to produce 14.35 gram of silver chloride, to produce 14.85 gram of 14.35 gram दिया है बच्चों, 35 gram of silver chloride and 8.5 gram of silver nitrate, sodium chloride, silver sodium nitrate बन जाएगा 8.5 gram of sodium nitrate, if the law of conservation of mass is applied here। अगर यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है तो हम लोगों को ये बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास रिएक्ट करेगा with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate। बड़ा ही सिंपल है बंधुओं, इसके लिए आप लोगों को ये रासायनिक अभिक्रिया आनी चाहिए, ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों को आनी चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये सिल्वर नाइट्रेट लिया इसने AgNO3, इसकी रिएक्शन करवाई है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ, और यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया, देखो सिल्वर प्लस नाइट्रेट माइनस सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, सिल्वर प्लस किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl माइनस के साथ, तो क्या बनाएगा AgCl, सोडियम प्लस किसके साथ कंबाइन करेगा NO3 माइनस के साथ, तो क्या बनाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। पहले तो केमिकल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, दो रिएक्टेंट दिए हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट दिया है, एक सोडियम क्लोराइड दिया है, दोनों की रिएक्शन करवाई है, क्या बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड बनेगा कितना 14.35 ग्राम एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ये बन रहा है 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है बच्चों 8.5 ग्राम, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है 8.5 ग्राम। तो अगर कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है तो बताओ कि सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास यहाँ रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के 5.85 ग्राम के साथ, 5.85 ग्राम के साथ। मैं इसको x मान लेता हूँ एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या सीधा बोल दो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ये कह रहा है कि ये बताओ कि इसका कितने ग्राम इसके 5.85 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 14.35 ग्राम बनाने के लिए और सोडियम नाइट्रेट का 8.5 ग्राम बनाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा, रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा इसको x ग्राम मान लेता हूं मैं, किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर आएगा। करो ये ऐड कर दो बच्चों इसको, ये आ गया आपका x ग्राम प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 14.35, इसमें ऐड कर देता हूँ 8.505 8 2 and 2, तो कितना आ गया 22.85 ग्राम।
22.85 ग्राम। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है मेरे को, तो x कैसे निकालूंगा, 22.85 में से इसको माइनस कर देता हूँ, ये आ जाएगा 5.85। कितना है अभी माइनस करने के बाद, 22 में से 5 के कितने बचेंगे, 17 ग्राम, क्या जाएगा 17 ग्राम। तो इसका 17 ग्राम चाहिए होगा मेरे को, वो इसका 17 ग्राम इसके 5.85 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 14.3 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, ये था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, कुछ एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आप लोगों को यहाँ करवाता हुआ चलूंगा। जितना मैटर यहाँ करवाया जा रहा है सारा का सारा नोटबुक में अपने नोट करते हुए चलना, नोट्स मेंटेन करते हुए चलना। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए बच्चों आप मेरे पास नोट भेज सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।